नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज हम सभी मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत भारती के एक विषय शिक्षा को समझने वाले हैं। शिक्षा जो कि इनकी एक संक्षिप्त कविता है, उसमें जो इन्होंने बताया है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैथिली शरण गुप्त एक नाम बहुत ही विशिष्ट है, जो कि हमारे इतिहास में बहुत ही स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। ये उस समय के व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश में जब जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, तो हमारे देश के वीर जवानों में गौरवता भरने के लिए कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से उनमें इनका नाम सबसे ऊपर आता है। इसलिए इन्हें राष्ट्रीय कवि की संज्ञा भी दी गई है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपाधि है। मैथिली शरण गुप्त कोई छोटा मोटा नाम नहीं, हमारे लिए बहुत ही एक पूजनीय व्यक्ति थे, जिनका नाम आज हम बहुत ही गर्व से लेते हैं। तो हम पहले इनके लेखन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं कि लेखक जी का पूरा जीवन किस प्रकार का था। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के एक महान राष्ट्र कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरंगा गांव में हुआ था। वह खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रमुख कवि थे। ये हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही खड़ी बोली को अधिकतर अपनी कविताओं में लिखा है। जिन्होंने हिंदी को जन जन की भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी रचनाएं राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक गौरव और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण हैं। इनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक गौरव, मानवीय मूल्य, ये सभी आपको परिपूर्णता से भरे हुए मिलते हैं, जो कि हम कविता को पढ़ेंगे तो आपको अपने आप इसका निश्चय ही ज्ञात हो जाएगा। उन्होंने भारत भारती, सांकेत, पंचवटी, जय, धत्र, वध जैसी काव्य कृतियाँ रची हैं। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी प्रभावित रहे और उनके काव्य में जागरण और प्रेरणा की भावना दिखाई देती है। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, जो कि मैंने बताया कि इन्हें राष्ट्र कवि की भी उपाधि मिल चुकी है। ये उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी उस समय जब इन्होंने राष्ट्रीय जागरण की, देशभक्ति की, देश प्रेम की कविताएं लिख रहे थे, जिससे पढ़कर वीर जवान अपने शीश कटा रहे थे, अपने आप को वीर गति को पा रहे थे। वो कविताओं को सुनकर उनका जो खून था वो खौल जाता था। ये कविताएं इतनी ताकत देती थी, उनके अंदर बल देती थी कि वो किसी के सामने नहीं झुकते थे। ऐसा मान लीजिए कि अब आगे बात करते हैं कि उनका देहांत 12 दिसंबर 1964 को हुआ। मैथिली शरण गुप्त की कविता शिक्षा के महत्व, समाज की उन्नति में उसकी भूमिका और ज्ञान की महिमा को बहुत ही प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया है। आगे हम बात करते हैं कि इस कविता जो हम पढ़ने वाले हैं, शिक्षा, इसके में रचित कविता में कुछ मुख्य कठिन शब्द हैं जो शायद से हमें समझ ना आए, तो इसलिए उनको अभी समझ लेते हैं। इसमें पहला है कर्तव्य। कर्तव्य का तो मतलब हम सभी जानते हैं, जो आवश्यक होता है, एक तरह से कहा जाए तो ड्यूटी, हमारी जो ड्यूटी है वो। आगे देखिए, कलेश। कलेश का मतलब होता है दुख, कष्ट। तीसरा है सत्यपात्र, योग्य व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो योग्य है, प्रतिष्ठावान है, जो उसके लिए बिल्कुल सही है कि हाँ, गुणवान बोल सकते हैं ये शब्द भी। आगे देखिए, दुराशा, व्यर्थ आशा, असंभव या मूर्खतापूर्ण आशा, ऐसी आशा जो बेकार की है, जिसका कोई तात्पर्य नहीं है, जिसका पूर्ण होने का कोई संभावना ही नहीं है, उसे कहते हैं। अविद्या, अज्ञानता, समुज्वल, अत्यंत प्रकाशमान, चमकदार, ऐसी प्रकाश जो बहुत ही ज़्यादा चमकदार है, जिसका उजाला सूर्य से भी अधिक है, ऐसा मान लीजिए। संधान, खोज, तलाश। 8वां, इष्ट स्थान, वांछित या मनचाही मंजिल। नवाविष्कार, नए आविष्कार, इनोवेशन, हम कह सकते हैं। ज्ञान के संचार, ज्ञान का प्रसार, फैलाव कह सकते हैं। गगन, आकाश। सहकार का मतलब होता है सहयोग करना। निम्ब का मतलब होता है नीम।
या हम कह सकते हैं कि नीम जैसे कड़वे अनुभवों को संकेत है भाई। जहाँ पे नीम जैसा कड़वे हो ना, कड़वी बातें हों, उसको भी मीठा कर दे, वहाँ पर हम इसका शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़वा है उसको भी मीठा कर दे। कौन? शिक्षा कर देती है उसको मीठा। प्रतिबिंब की बात करते हैं तो परछाई या झलक। चैतन्य का मतलब होता है चेतन या जीवन शक्ति। विविध वैच्छिन्न का मतलब होता है तरह तरह की विविधताएं या विशेषताएं, जिसमें बहुत सारी विविधताएं हो ना, बहुत सारे गुण हो, बहुत सारी अलग अलग विशेषताएं हों, तो उसे हम कहते हैं वैचित्र्य। भांडार का मतलब होता है संग्रह। गति सिद्धि, गति में सफलता या उच्च स्तर की गति। मरो को जिलाना, मृत को जीवन देना, चमत्कारी उपचार की ओर संकेत। बीज पर विज्ञान, श्रेष्ठ विज्ञान की बीज। समयोद्यान, सुंदर उद्यान, सुंदर विकास, यानी आप कह सकते हैं आकर्षक ऐसे बाग बगीचे जो बहुत सुंदर हैं, जो आकर्षक हैं। वृद्धि विकास, वृद्धि का मतलब है विकास होना। ह्रास का मतलब होता है गिरावट या नुकसान बोल सकते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं ये थोड़ा कविता का परिचय है। थोड़ा सा कविता का परिचय समझ लेते हैं। कविता में आखिरकार हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो ये है, यह कविता आज की शिक्षा की स्थिति पर गहराई से प्रकाश डालती है। भारत जैसे देश में जहाँ कभी ज्ञान विज्ञान की जड़ें थी, आज शिक्षा की उपेक्षा के कारण हम पिछड़ते जा रहे हैं। यह कविता बताती है कि बिना शिक्षा के ना तो समाज का कल्याण संभव है और ना ही देश की उन्नति। वर्तमान में जहाँ विश्व के अन्य देश नवाचार और विज्ञान की शक्ति से आगे बढ़ रहे हैं, भारत को भी पुनः शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। तभी हम अपने खोए हुए गौरव को वापस पा सकेंगे और एक समृद्ध राष्ट्र बना सकेंगे। ये था इसका परिचय। इसमें शिक्षा की बढ़ावे के बात की गई है। तो देखिए इसमें कविता पे आते हैं हम। तो कविता शुरू होती है, सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में, शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम कलेश में। शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है, शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। बात कहते हैं, अर्थ में बताते हैं कि सबसे प्रथम कर्तव्य शिक्षा बढ़ाना है। तो हमारे देश में शिक्षा को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का जो ग्राफ है वो बहुत नीचे है। वहाँ पे शिक्षा हमारा बहुत ही कम होती जा रही है। शिक्षा का अभाव है हमारे देश में, उसी के कारण तो हम गुलाम बने हैं कि हमें शिक्षा नहीं थी, हमारे पास ज्ञान नहीं था। आगे बोलते हैं, शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब कलेश में। शिक्षा के अभाव में, शिक्षा की कमी के बिना ही तो हम आज कलेश में पड़े हुए हैं। कलेश यानी अंग्रेज़ों का आज हम पे राज है। हम वर्तमान स्थिति में बोल रहे हैं, पिछली स्थिति में बोल रहे हैं। पिछली स्थिति के अनुसार हमारे पास अंग्रेज़ों का राज है, और अंग्रेज़ों हमारे के लिए कलेश के समान ही है, दुख के समान ही है। तो इसमें आगे कहते हैं कि शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है, यानी युक्त व्यक्ति, प्रयुक्त व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो गुणवान है या प्रतिष्ठावान है, कैसे बनेगा? बिना शिक्षा के बन जाएगा? नहीं बन सकता। शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है, यानी कि शिक्षा नहीं है ना तो कल्याण की आशा ही करते रह जाओगे, वो दुराशा मात्र है, ऐसी आशा जो किसी काम की नहीं। आगे कहते हैं, जब तक अविद्या का अंधेरा हम मिटावेंगे नहीं, जब तक समुज्वल ज्ञान का आलोक पावेंगे नहीं, तब तक भटकना व्यर्थ है सुख सिद्धि के संधान में। पाए बिना पथ पहुँच सकता कौन इष्ट स्थान में। कहते हैं जब तक अविद्या अंधेरा हम मिटावेंगे नहीं, जब तक अंधेरा किसका? अविद्या का, अज्ञान का। जब तक अंधेरा छाया रहेगा ना चारों ओर तक, तब तक हम ज्ञान के समुज्वल उस उजाले को, उस आलोक को, उसको नहीं देख सकते। उस ज्ञान के आलोक को हम कब देख पाएंगे? जब यह अविद्या का अंधकार हमारी आंखों पे से हट जाएगा। तब तक यूँ भटकना, स्वतंत्र, हम जो पाना चाहते हैं ना, हमारा लक्ष्य है स्वतंत्रता प्राप्ति, वो हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमें शिक्षा ज्ञान नहीं मिलेगा। तब तक ऐसा भटकना, सुख की आंधी के लिए, सुख की सिद्धि के लिए ऐसे भटकना व्यर्थ है, जब तक हमें शिक्षा ना मिले। क्या बिना पथ पहुंच सकता कोई इष्ट स्थान में?
क्या बिना शिक्षा के या बिना किसी दिशा निर्देश के हम कभी कहीं पहुंच सकते हैं, कहीं अपने लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं? इष्ट स्थान का मतलब है अपने किसी लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। आंसर है नहीं। आगे देखिए, वह देश जो है आज उन्नत और सब संसार से चौंका रहे हैं नित्य सबको नव नव नवाविष्कार से। बस ज्ञान के संचार से ही बढ़ सके हैं वे वहाँ, विज्ञान बल से ही गगन में चढ़ सके हैं वे वहाँ। कहते हैं वह देश जो आज उन्नत और सब संसार से, वो देश जो दुनिया में आज उन्नत है यानी कि सबसे आगे हैं, प्रतिष्ठावान बन चुके हैं और संसार को चौंका रहे हैं अलग अलग अपने नए नए नित्य मतलब नए नए आविष्कार से, नविष्कार यानी नए नए आविष्कार से दुनिया को चौंका रहे हैं। हम ब्रिटेन को ले लें, अमेरिका को ले लें, जापान को ले लें, रूस को ले लें, या फिर अब तो भारत भी अब उन्नति पा रहा है। पहले के समय में उस समय और देश थे, जो अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ये ऐसे देश जो कि मतलब बिल्कुल ही आज़ाद होने के टाइम पे बहुत ही गिरे हुए थे, उनकी स्थिति बहुत ही ऊपर हो गई। तो ये बता रहे हैं कि आगे बोलते हैं, बस ज्ञान के संचार से ही बढ़ सके हैं वे वहाँ, क्योंकि ज्ञान का संचार हुआ, वहाँ पर ज्ञान मिला, वहाँ पे सभी लोगों ने शिक्षा को प्राथमिकता दी, इसलिए वो आगे बढ़ पाए। आगे कहते हैं, विज्ञान बल से ही गगन में चढ़ सके हैं वहाँ। विज्ञान के बल से ही, विज्ञान को जब उन्होंने समझा ना, तो उसकी वजह से वो गगन में चढ़ पाए हैं, यानी उस उपलब्धि को पा पाए हैं। आगे कहते हैं, विद्या मधुर सहकार करती सर्वथा कटु निम्ब को। विद्या हमेशा मधुर सहकार को, मधुर क्या करती, सहकार को, यानी सहयोग करती है। शिक्षा हमेशा, ये विद्या हमारा हमेशा सहयोग करती है कटु निम्ब को, यानी कटु निम्ब यानी बुरे अनुभव, हमारे दुख के अनुभव, कड़वे अनुभवों को मधुर में बदल देती है। विद्या का इतना शक्तिशाली है। विद्या ग्रहण करती कला से शब्द को, प्रतिबिंब को। विद्या क्या करती है, वो कला को, प्रतिबिंब को, इन सभी को ग्रहण करती है, यानी कि इसके अंदर सब है, सब कुछ इसके अंदर, बहुत कला है, प्रतिबिंब है, सब है इसके अंदर। विद्या जड़ों में भी सहज ही डाल देती चैतन्य है। विद्या चैतन्य तत्व है ना, वो जड़ से ही डाल देती है। अगर हम विद्या से जुड़ जाते हैं ना, तो शुरुआती तत्व में ही वो हमें चेतन तत्व दे देती है। हीरा बनाती कोयले को धन्य विद्या धन्य, हीरे को भी हीरा बना देती कोयले को। एक कोयले को, आपको जो कोयला है, यानी कि वह व्यक्ति जो बिल्कुल अशिक्षित है, जो कुछ नहीं जानता संसार के बारे में, इसे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो भी अगर इसे जुड़ जाता है तो वो भी चेतन तत्व के साथ में हीरा बन जाता है। विद्या को धन्य धन्य बताते हैं। आगे कहते हैं, विद्या दिनों का पथ पलों में पार है करा रही। विद्या विविध विचित्र के भंडार है भरवा रही। गति सिद्धि उसकी हो चुकी आकाश में पाताल में है, वह मरो को भी जिलाना चाहती कुछ काल में। कह रहे हैं विद्या दिनों का पथ पलों में पार है करवा रही, यानी पल में क्या करा रही है, पथ, वो पथ जो दिनों का है, जो दिन जिसमें दिन लग जाते हैं, उसको पल में ही पार करा रही है। यानी कि ऐसी समस्याएं जो कि जिनमें हमें बहुत ही दिक्कत होती है, जिसे हम पार नहीं कर सकते, जिन समस्याओं का, जिन चीज़ों का हम निर्णय सही से नहीं ले सकते, जल्दी नहीं कर सकते, वो शिक्षा आने पर उसे हम कुछ ही समय में उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। आगे बोलते हैं, विद्या विविध वैचित्र के भंडार है भरवा रही। यानी कि विद्या क्या है, विद्या के अंदर विविध प्रकार के, विभिन्न प्रकार के विविधताएं हैं। वैचित्र मतलब भंडार, यहाँ पे मतलब संग्रह है बहुत सारी विविधताओं का मतलब डाइवर्सिटी, यहाँ बहुत ज़्यादा है डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा कि यहाँ पे विद्या में हम कह सकते हैं कि हर तरह की चीज़ें हैं। हमें खगोल विद्या देख लीजिए, गणित शास्त्र देख लीजिए, यहाँ पर समाज शास्त्र देख लीजिए, धर्मशास्त्र देख लीजिए, आदि अनंत है ये, इसमें सब कुछ है। आगे कहते हैं, गति सिद्धि उसकी हो चुकी आकाश में पाताल में। अब इसकी गति शुरू हो गई है,
ये आकाश पाताल तक जाती है, इसका सीमा है ही नहीं। यानी कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक में शिक्षा ही शिक्षा है, विद्या ही विद्या है चारों ओर। इसका जो सीमा है वो अनंत है, ऐसा बताया गया है। वह मरो को भी जिलाना चाहती कुछ काल में। यानी कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, मृतक को भी जिंदा कर सकती, इतनी शक्ति है विद्या में। आगे कहते हैं, पाया हमी से था कभी जो बीज विभर विज्ञान का, उसको दिया है दूसरों ने रूप रम्योद्यान का। हम किंतु खो बैठे उसे भी जो हमारे पास था, हाँ दूसरों की वृद्धि में ही क्या हमारा ह्रास था। यहाँ पे कहते हैं अंग्रेज़ों के लिए, थोड़ा सा अंग्रेज़ों के बारे में बताइए कि पाया हमी से था कभी जो बीज पर विज्ञान का, जो हमसे ज्ञान सीखा था ना, जो हमारा ज्ञान था। हमारा ज्ञान क्या था? हमारे घर बनाने का तरीका, कपड़ा बनाने का तरीका, हमारे यहाँ का विज्ञान हो गया, खगोल विज्ञान हो गया, हमारे यहाँ से जो भी मतलब ज्ञान की चीज़ें थी, बहुत था हमारे यहाँ पे ज्ञान। उसके बारे में अगर पढ़ते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है। उन सभी को हमसे ही सीखा, परंतु उसका रूप बदल कर क्या कर दिया ने, रम्योद्यान का क्या रूप दे दिया? रम्योद्यान। रम्योद्यान मतलब होता है आकर्षक बगीचा। एक ऐसा अपना बगीचा बना लिया जिसमें अलग अलग फूल हैं, अलग अलग पुष्प हैं, अलग अलग पेड़ पौधे हैं। अलग अलग पेड़ पौधा का मतलब है कि अलग अलग हमारा ज्ञान ले जाकर उसे वहाँ रख लिया है, संग्रह बना लिया, वहाँ पर रख लिया, अलग अलग जगहों पर बोल दिया कि ये हमारा ज्ञान है, ये हमारा ज्ञान है। हमारे यहाँ से लेके गए हैं ना, सोने का तख्ता ले गए, हमारे यहाँ से सोने की मूर्तियाँ ले गए, कोई हमारा ऐतिहासिक धरोहर ले गए, कोई लेख पत्र ले गए, ये सब ले गए, वहाँ रख लिया, उसे अपना ज्ञान बना लिया, ये कहना। आगे बढ़ इसमें कहा कि हम किंतु खो बैठे उसे भी जो हमारे पास था। अब हमने क्या किया? हमने उनकी संस्कृति को अपना के अपना ज्ञान और खो दिया। जो बचा कुचा ज्ञान था उसे भी हमने खो दिया और खो रहे हैं अब। आगे कहते हैं, हाँ दूसरों की वृद्धि में ही क्या हमारा ह्रास था। कह रहे हैं उनकी वृद्धि हुई तो क्या हमारा ह्रास हो गया? हमारा ह्रास हो गया, ऐसा भी पूछ रहे हैं अंत में कि दूसरों की वृद्धि में ही क्या हमारा ह्रास था। ये उस समय की देखा जाए, उस समय के समय काल में देखा जाए कि उस समय अंग्रेज़ों की जो वृद्धि हो रही थी वो हमारा ही तो ह्रास हो रहा था, ये भी देख सकते हैं। और एक हम ये भी कह सकते हैं कि क्या उनके ह्रास करने से क्या हमारा ह्रास हो गया? नहीं, अब हमारा ह्रास जो हुआ था वो हो गया। अब हमें समझना है, अब हमारे उन चेतन तत्वों को समझाना है और देखना है कि अब हमारे पास जो है उसे हम कैसे बचाएं और उसे बढ़ाएं। ये भी अंतिम संदेश भी मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। तो अंत में देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित और कुछ जानना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी हमारे चैनल से अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएं। इस पर हम कॉलेजों के एग्ज़ाम, DU के एग्ज़ाम हो या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम हो, उसकी भी हम इसमें वीडियो बनाते हैं। तो आप सभी जुड़ सकते हैं। इसमें हिंदी से संबंधित और अन्य विषयों से संबंधित भी हम इसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।